नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और आज हम सीखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी की हम किताब को आज पढ़ने वाले हैं। और कक्षा 6 की एनसीईआरटी होगी, क्लास 6 की एनसीईआरटी होगी। और इसमें हम पॉलिटी को समझें, किसको? पॉलिटी को हम समझने वाले हैं, यानी कि नागरिक शास्त्र को हम पूरा लाइन बाय लाइन पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। शुरू करते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने, साथ ही साथ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि सीटेट में अगर 6 to 8 की बात करें, 6 to 8 यानी कि सेकेंड पेपर सीटेट का अगर आप सोशल से देना चाहते हैं, यानी सामाजिक विज्ञान से देना चाहते हैं, तो इसमें एनसीईआरटी पूछती है। तो सीटेट के लिए महत्वपूर्ण, साथ ही साथ बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर बात करें, देखिए, अगर आपका कोई भाई बहन अगर बीटीसी पढ़ रहा होगा, डीएलएड कर रहा होगा, तो डीएलएड के सेमेस्टर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसका क्या होगा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी की बात तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। चलिए अगर बात करते हैं तो भारत के नागरिकों को कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिनको हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। ठीक है। अगर बात करें अध्याय की, तो हम बिल्कुल अध्याय बाय अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें टोटल 9 अध्याय हैं, 1 से 9 अध्याय हैं। और हम क्या 9 अध्यायों को, हर एक बिंदु को देखेंगे जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। यानी कि एनसीईआरटी के इसको पढ़ने के बाद आपको दोबारा एनसीईआरटी की पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एनसीईआरटी 6 का, 7 का और 8 का पॉलिटी की अलग अलग क्लास आएगी। और साथ ही हिस्ट्री की, जियोग्राफी की पूरी एनसीईआरटी को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में पॉलिटी ख़त्म करने वाले हैं। पॉलिटी को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। देखिए, अगर बात करते अभिवादन का तरीका, जो आदिवासी लोग होते हैं, झारखंड के जो आदिवासी हैं, एक दूसरे को जोहार कहकर अभिवादन करते हैं। जिस प्रकार हम और आप नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम, जय भीम, तमाम इन चीज़ों से क्या करते हैं, राधे राधे करके क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। वैसे ही जो आदिवासी लोग हैं, जय जोहार यानी जोहार के नाम से अभिवादन करते हैं। चलिए, तो अगर लद्दाख की बात करें कि लद्दाख से जो प्रश्न बनने वाले हैं, जो किसी भी एग्जाम में लद्दाख से जो आज प्रश्न बनते हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। देखिए, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व की पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलन वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यानी कि जो लद्दाख है ये हमारा मरुस्थल है। मरुस्थल की बात करें तो ऐसा स्थल जो मर गया, यानी कि जिसमें उपज ना हो, उसे मरुस्थल कहते हैं। भारत में 2 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, एक है गर्म मरुस्थल और एक है शीत मरुस्थल यानी ठंडा मरुस्थल। गर्म मरुस्थल राजस्थान है भारत का, जहाँ गर्मी के कारण फसल नहीं उग पाती है। और शीत मरुस्थल कौन सा है आपका? ये आपका लद्दाख है, शीत मरुस्थल। ठीक है। तो शीत मरुस्थल कौन सा? लद्दाख है। लद्दाख के बारे में अगला हमारा पॉइंट है कि यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ खाते हैं, जैसे मक्खन। मक्खन क्या होती है? एक तरह का छेना होता है। और यहाँ के लोग मांस खाते हैं। और हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरियाँ और याक होती है। ठीक है। और क्या होता है, लद्दाख के रास्ते ही क्या बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा था। बौद्ध धर्म का तिब्बत लद्दाख के रास्ते ही पहुँचा था। और
लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, करीब 400 साल पहले की बात करूँ तो यहाँ पे इस्लाम धर्म से ये लोग परिचित नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पे अच्छी खासी मुसलमानों की जनसंख्या यानी कि इस्लाम भी यहाँ पे आया है। अगर बात करें यहाँ तिब्बत का एक ग्रंथ है जिसका नाम है केसर सागा। तिब्बत का एक ग्रंथ है जिसका नाम है केसर सागा। यह लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है और उसको स्थानीय रूप को, मतलब कि जो केसर सागा है इसको स्थानीय जो लोग होते हैं, मुसलमान कहे चाहे बौद्ध, क्योंकि मुसलमान और बौद्धों की संख्या पाई जाती है लद्दाख में, तो ये लोग क्या करते हैं, इस किताब को जो लिखा गया इसको गाते भी हैं और इस पर नाटक भी करते हैं। किस पर? केसर सागा जो पुस्तक है, कहाँ है? तिब्बत का केसर सागा ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं केरल की। अगर उत्तर की बात की जम्मू कश्मीर, अब बात करें कहाँ की? लद्दाख की बात की है। अब बात करते हैं केरल की। देखिए केरल से जो आपके प्रश्न बनने वाले हैं सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीटेट के जो प्रश्न बनते हैं और हर बार प्रश्न पूछा जाता है, सीटेट में पूछा जाता है कि केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार जो होता है, कौन त्यौहार है? ओणम। कहाँ मनाया जाता है? केरल में त्यौहार मनाया जाता है। और इस ओणम त्यौहार पर यहाँ पे नाव प्रतियोगिता होती है, यानी कि नाव प्रतियोगिता होती है ओणम त्यौहार पर। कहाँ पे? केरल में। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है कि केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा है। अगर बात करें तो ये भारत है और यहाँ पे हमारा केरल यानी कि दक्षिण पश्चिम में बसा है, कोने पे। ठीक है, और यह समुद्रों से एक तरफ से घिरा है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से क्या है? घिरा हुआ है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत है जिनका नाम है क्या? संत थॉमस, वो लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किनको? संत थॉमस को ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है। अगर बात करें भारत की तो देखिए ये हमारा भारत है और यहीं पर हमारा केरल है। अगर बात करते हैं कि जो पुर्तगाली आए थे, स्पेनी पुर्तगाली आए थे, अब आए थे यहाँ पे और इसी रास्ते यहाँ केरल पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे दोस्त? केरल पहुँचे थे। केरल के कालीकट पहुँचे 1498 में। 1498 में कहाँ पहुँचे थे? केरल के कालीकट। कौन पहुँचा था? पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम था वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत की खोज किया था। कब? 1498 में। ठीक है, वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता जाना। जब पहुँच गया पुर्तगाली वास्को डी गामा, तब पुर्तगाल जाने कि नहीं समुद्र से कौन सा रास्ता भारत में जाएगा। वास्को डी गामा भारत क्यों आया था? तो आया था मसाले की खोज में। मसाले की खोज में आया था क्योंकि दक्षिण भारत यानी केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। यहाँ पर मसाले बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, उगते हैं। अगर बात करें तो यहाँ लगभग हर घर में एक क्या? तेजपत्ता का पेड़ होता है, यानी कि मसाला बहुत अधिक मात्रा में केरल में पाया जाता है। और काला सोना की बात करें तो जो काली मिर्च होती है इसको काला सोना भी कहा जाता है, जो केरल में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर बात करते हैं यहाँ केरल की तो यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल किया जाता है, ये जाल जो चीन की जाल है उस जालों से हूबहू मिलती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? चीन वाला कहा जाता है। चीना वाला कहा जाता है। किसको? उस जाल को जिस जाल से मछली मारते हैं और मछली पकड़ते हैं। ठीक है, जाल में इस्तेमाल करने के लिए जो होता है उसे चीना वाला कहते हैं। देखिए तलने के लिए लोग जिस बर्तन में उपयोग करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। जिस बर्तन में मछली को तलते हैं, कौन? केरल वाले, उन्होंने क्या कहते हैं? चीना चट्टी। कहीं ना कहीं चाइना से संबंधित है। ठीक है, अगर बात करें केरल की तो केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, यानी कि चावल की खेती के लिए यहाँ की ज़मीन बहुत ही उपयुक्त है और वहाँ अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। क्या खाते हैं? मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है, डोसा खाते हैं, सांभर खाते हैं। चावल से बने पदार्थ को खाने वाले लोग कहाँ के होते हैं? केरल के होते हैं। केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बना, जैसा कि आपको बताएं हैं कि मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। अगर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था भारत की खोज। भारत की खोज एक किताब लिखी थी, इसमें अनेकता में एकता पर विचार दिया था। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेकता पर एकता का विचार
दिया था। किस किताब में? भारत की खोज को। किसने लिखा था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय गान की। तो राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन है, जिसको गाने में 52 सेकंड लगता है और इसकी रचना करने वाले कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं जनगण मन की रचना करने वाले। चलिए दूसरा हमारा अध्याय शुरू होता है, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। विविधता में भेदभाव कैसे होता है और इस भेदभाव के पर समाधान कैसे पाएंगे, इसे रोका कैसे जाएगा और कौन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस पर कार्य किया था, इसके बारे में समझते हैं। अगर बात करें तो संसार में मुख्य रूप से 8 धर्म पाए जाते हैं। एकदम याद कर लीजिए, 8 धर्म पाए जाते संसार में मुख्य रूप से। एनसीईआरटी बता रही है, यानी कि किसी भी एग्जाम में जो पूछेगा तो आप 8 धर्म ही मानेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो उसको एनसीईआरटी ही सही करती है। यानी कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। और यहाँ आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चीज़ों को बताई जा रही है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या कमेंट करिए, हाँ, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। क्योंकि शिक्षा है, शिक्षा को सबके पास पहुंचाना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति, हर बच्चा शिक्षित हो। ठीक है, यही एक संकल्प है, यही लक्ष्य है और हम सब मिलकर इसको पूरा करने का काम करेगी। यहाँ पे सभी नोट्स मटेरियल भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जुड़ करके आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको फ्री में पीडीएफ और नोट्स मटेरियल प्रोवाइड कराई जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करें तो इसमें 8 प्रकार के मुख्य धर्म होते हैं और भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। 1600 प्लस भाषाएं बोली जाती है भारत में। और यहाँ पर 100 से अधिक नृत्य होते हैं, यानी कि 100 प्लस के यहाँ पे डांस होते हैं। 100 से अधिक डांस होते हैं। कहाँ पे? भारत में। देखिए, एक दलित शब्द होता है, इसका मतलब क्या होता है? दलित शब्द का मतलब है दबाया या कुचला गया। दलित शब्द का मतलब है तो भारत सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति यानी कि एससी की कैटेगरी में रखती है। ठीक है, किसको? दलित को। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। इनसे कुछ फैक्ट है। अगर इनकी बात करें, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ पे? महू में हुआ था। महू कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश में। और इनकी मृत्यु कब होती है? मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 को होती है इनकी मृत्यु। परिनिर्वाण हो जाता है किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, तो इनका देखिए, इनको भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। किनको? बाबा साहब अंबेडकर को। और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में भी जाना जाता है। किनको? अंबेडकर जी को। अंबेडकर अपनी जाति के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। यानी कि उस समय इंग्लैंड जाने वाले पहले व्यक्ति थे इस जाति के, और पहले व्यक्ति जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। क्योंकि उस समय इन लोगों को, यानी कि दलितों को, पढ़ने और लिखने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, अगली बात करते, अगला पॉइंट हमारा है, उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश करना शुरू कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे धर्म की तलाश कर रहे थे जो सबको समान निगाह से देखे। मतलब उनके नज़र में जिस धर्म में पैदा हुए थे वो धर्म क्या था? समान रूप से सबको नहीं देख रहा था, भेदभाव कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश की और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाया 14 अक्टूबर 1956 में। 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर सम्मेलन में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी बाबा साहब अंबेडकर ने। ठीक है, चलिए, और अध्याय 3 सरकार क्या है इसके बारे में समझते हैं। अध्याय जो हमारा 3 है, सरकार क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। कौन? तेलंगाना। कब बना? 2 जून 2014 को। यानी कि पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था और सबसे पहले आंध्र प्रदेश और सबसे लास्ट में तेलंगाना राज्य बना था। कब? 2 जून
14 को भारत का 29वां राज्य बना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा पॉइंट है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ठीक है, कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। कब? 31 अक्टूबर 2019 में। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। सरकार कानून बनाती है तो लोगों को मानने के लिए भी बाध्य करती है। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र के लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। यानी कि हम डायरेक्ट भाग नहीं लेते, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधित्व करता है और वो क्या करता है? पूरे जनता के, पूरी समुदाय के हित में ध्यान रखकर निर्णय लेता है, विचार करता है और काम करना शुरू करता है। ठीक है, चलिए भारत की बात करें तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायतें हैं। ठीक है, त्रिस्तरीय सरकार है, इसके बारे में हम भी आगे पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट क्या हमारा कि क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग लेने का भी अधिकार है, तो मान इनको भाग लेने भी नहीं देती थी गवर्नमेंट। ठीक है, कब शुरू हुआ? ये शुरू होता है प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि 1914 से 1919 के बीच में शुरू होता है। जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उस समय क्या किया कि जो लोग थे, जो पुरुष वर्ग था, इन्होंने लड़ाई लड़े, कुछ शहीद हो गए, कुछ बॉर्डर पर चले गए, लेकिन जो कंपनियां, फैक्ट्रियां थी काम करना वो खाली पड़ गए, तो वहां जाकर घर से निकलकर महिलाओं ने काम करना शुरू कर दिया और लोगों ने आश्चर्य कर लिया कि महिलाएं भी इतना काम कर सकती हैं। यानी कि लोगों को महिलाओं के प्रति क्या रूढ़िवादिता थी पहले। ठीक है, तो उनको भाग लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जिनके जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास खुद की संपत्ति होती थी। 1931 की बात तो इसमें यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। कब? 1931 में। पत्रिका का नाम यंग इंडिया, किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने लिखा कि यंग इंडिया पत्रिका। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़। इस आंदोलन को महिला अधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में इतनी गलत रूढ़िवादी धारणाएं बना रखी थी। महिलाएं एक काम नहीं कर सकती, इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप से योग्य माना जाने लगा। मतलब महिलाओं के प्रति रूढ़िवादिता होता क्या है दोस्त? रूढ़िवादिता का मतलब होता है किसी के प्रति धारणाएं पहले से बना लेना। जैसे मान लीजिए कि कहा जाता है कि महिलाएं बहुत घर में काम करती हैं, पुरुष बाहर काम करते हैं, पुरुष को कमाना होता है, महिलाओं को घर में रहना होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि महिलाएं कितना भी पढ़ ले, चूल्हे फूकना है, लेकिन पुरुष कितना भी ना पढ़े, उनको कमाना पड़ता है, परिवार चलाना पड़ता है। ठीक है, ये रूढ़िवादिता है। महिलाएं भी पढ़ सकती हैं, महिलाएं भी बाहर कमा सकती हैं, पुरुष भी घर काम कर सकता है। रूढ़िवादिता बनाई गई है कि लड़के कम रोते हैं, लड़के रोएंगे तो कहा था कि तुम लड़की हो कि रोने लगे, लड़के यानी कि लड़के कम रोते, लड़की अधिक रोती है। ठीक है, ये रूढ़िवादिता है। ठीक है, जिनके ऊपर हम पहले से धारणा बना लेते हैं। चलिए अध्याय 4 है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है इनके कौन कौन से तत्व होते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यह एक ऐसा देश है जो सबसे बाद में क्या हुआ? गणराज्य बना, लोकतंत्र बना।
जहाँ पे कई प्रजातियाँ के लोग रहते हैं। यहाँ पे दो, एक श्वेत होते हैं, एक अश्वेत, यानी कि काले गोरे का भेदभाव, यानी कि रंग भेद जो था कहाँ था, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के राष्ट्रीय कांग्रेस के एक जाने माने नेता थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और अंत में यानी कि 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजाति के लोग बराबर माना जाने लगा। मतलब कि 1994 में अभी क्या है, दक्षिण अफ्रीका क्या हुआ, लोकतांत्रिक देश बना, यानी कि गणराज्य बना। इसके पहले गणराज्य नहीं था। यहाँ पे श्वेत अश्वेत का भेदभाव होता था। जिस तरह हमारे देश में जाति के नाम पर भेदभाव होता है, वैसे ही अफ्रीका में क्या होता था, रंग के नाम पे, यानी चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव होता था। जो श्वेत थे यानी कि जो गोरे थे उनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे, लेकिन जो अश्वेत थे इनको उतने अधिकार प्राप्त नहीं थे। चलिए अगला पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या है कि ऐसे कई तरीके जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, सरकार के पास अपनी राय रख सकते हैं, सरकार को समझा सकते हैं, अधिकारियों को समझा सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, आप धरना दे सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं और हस्ताक्षर अभियान से हम क्या अपनी बात सरकार के पास पहुंचा सकते हैं। चलिए अगला हमारा पॉइंट है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था। तो इस बाद क्या हुआ कि कृष्णा राजा बांध बनाया गया कहाँ पे, कर्नाटक में, और तमिल में बनाया गया मेटूर बांध। तमिल में मेटूर बांध और कर्नाटक में कृष्णा राजा बांध, जिससे क्या हुआ, तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक का झगड़ा समाप्त हुआ। अगला अध्याय 5 है, इसमें हम समझते हैं पंचायती राज्य। अब पंचायती राज्य की बात करें तो एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी हुई होती है और प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच चुनते हैं, जो पंचायत क्या होता है, पंचायत का मुखिया होता है, जिसको हम आम भाषा में ग्राम प्रधान कहते हैं। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, जो 5 साल के लिए क्या है, गठित की जाती है। अगर बात करें ग्राम पंचायत की तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का काम होता है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना, जो भी चर्चा और निर्णय होते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है कौन, ग्राम सचिव रखता है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसके लिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। ठीक है, ग्राम पंचायत की बात, ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम करती है। यानी ग्राम सभा अगर क्या करेगी, स्वीकृति नहीं देगी तो कोई भी ग्राम पंचायत यानी कि मुखिया प्रधान होता है काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगला ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का क्या होता है, पहला स्तर होता है और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग उससे चुनते हैं। जो ग्राम सभा के लोग होते हैं क्या करते हैं, उसको चुनते हैं। किसको चुनते हैं, ग्राम पंचायत को। ठीक है, ग्राम पंचायत चुनते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा बिंदु है कि देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य के कुछ अलग अलग हो सकते हैं। अब समझते हैं गांव का प्रशासन। अध्याय 6 है। अध्याय 6 क्या हमारा, गांव का प्रशासन। ठीक है, अध्याय 6 हमारा क्या है, गांव का प्रशासन है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं गांव का प्रशासन। देखिए, गांव के प्रशासन की बात करें तो इसमें हम देखते हैं हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उस थाने में लिखवा सकते हैं और वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह
लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच करे, पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर मामले पर कार्रवाई करे। किसको? थानेदार का काम होता है। ठीक है। पुलिस का जो होता है काम, एक थाना होता है, इस थाना क्षेत्र जितने भी गांव होते हैं इस थाना के अंतर्गत आते हैं, और इस गांव में जितने भी झगड़े होंगे आप जाके FIR करा सकते हैं, FIR अपने थाने में करा सकते हैं। इसका मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको प्राथमिकी कहते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है। और थानेदार का काम क्या होता है कि उस समस्याओं को सुनना, समझना, जांच पड़ताल करना और उस पर कार्रवाई करना। बात करते हैं ज़मीन को नापने, उसका रिकॉर्ड रखने का काम पटवारी को होता है। पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से हम जानते हैं, जैसे कहीं पटवारी तो कहीं लेखपाल तो कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो के नाम से भी जानते हैं। किसको? लेखपाल को। पटवारी की बात करते, पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है, यानी कि भूमि पर टैक्स भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। खसरा कहलाने वाले रिकॉर्ड को ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरे होते। इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम पे और कहाँ पे है, उसका नंबर क्या है। ठीक है। पहले क्या था, पहले इस सूचना जो थी, इस सूचना पहले किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनके रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोग इसको हासिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड क्या किए हैं, कंप्यूटर में डालकर ग्राम पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं, ताकि आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। यानी कि कहीं रिकॉर्ड करके रखा गया है, देखिए कहीं क्या है, नेट पर डाल दिया गया है कि आप अपने ग्राम पंचायत नाम और उसकी संख्या से आप प्राप्त कर सकते हैं कि क्या भूलेख से क्या करते हैं, भूलेख से आप खसरा निकाल सकते, खतौनी निकाल सकते हैं खेत का। ठीक है। अगला, किसान कई बार फसल बदल के बोता है और उगाने लगता है, या कहीं कोई कुआं खोद लेता है। इनका सबका हिसाब किताब रखने वाला राजस्व विभाग होता है। राजस्व विभाग इसके अधिकार में होता है और इनके जो विभागीय वरिष्ठ अधिकारी होते हैं इनका निरीक्षण करते हैं। और विद्यार्थी को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम किसको होता है? बनाने का काम होता है राजस्व विभाग का। ठीक है। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन के टुकड़े वाले विवाद सुने जाते हैं, यानी कि तहसील पर जाएंगे तो जो ज़मीन संबंधित जो भी विवाद है उस विवाद आपके तहसील के कचहरी में सुने जाएंगे। अब बात करते हैं हिंदू कोड बिल, यानी कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 में एक ऐसा कानून बना। कानून क्या था कि इस कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों उनकी माँ को ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। यानी कि 2005 से पहले बराबर का हिस्सा नहीं मिला। यानी कि एक व्यक्ति है और मान लीजिए कि किसी कारण यह स्वर्ग सुधार चल जाते हैं, मतलब कि मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनका जो खेत है, इनके खेत पे इनकी पत्नी का, इनके बेटे का, इनकी बेटी का सबका समान अधिकार होना चाहिए। कानून कब बना? 2005 में। इससे पहले क्या था कि मान लीजिए कि इनकी पत्नी को चाहे बेटे को, बेटी का कोई हक नहीं था, लेकिन 2005 के अंतर्गत ये क्या हुआ, उनको हक मिलना शुरू हो गया। चलिए, ग्राम का प्रशासन, अब पढ़ेंगे नगर प्रशासन। ठीक है। नगर प्रशासन की बात करें तो नगर निगम सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, कूड़ा इकट्ठा करना और पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का काम होता है, और बाज़ारों में साफ़ सफाई भी कराते हैं। और नगर निगम, अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। वह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवा खाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों की रख रखाव भी करता है। बड़े शहर में नगर प्रशासन चलाने की जो संस्था होती है उसे नगर निगम कहते हैं, और छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। बड़े शहरों में नगर निगम, छोटे कस्बों में नगर पालिका कहते हैं। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड का एक पार्षद होता है, और पार्षद का चुनाव नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं। ठीक है, चुनाव होता है इनका, पार्षद का चुनाव होता है, और नगर निगम कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा
लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दे पर विचार विमर्श और निर्णय लेती है। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दे पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। पार्षद निर्णय लेते जरूर हैं दोस्त, लेकिन लागू करने का काम कौन है? कमिश्नर का होता है, प्रशासनिक कर्मचारी का होता है। जिनकी नियुक्ति कौन करता है? जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, जबकि पार्षद चुनाव द्वारा जीत के जाते हैं। चलिए, एक प्रश्न आपके दिमाग में बनता होगा कि नगर निगम को पैसा कहाँ से आता है जो इतना काम करवाता है? देखिए, नगर निगम को यह राशि अलग अलग तरीक़ों से क्या इकट्ठा करता है, और इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा कर यानी कि टैक्स से भी वसूला जाता है। कर यानी कि टैक्स वह राशि जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। ठीक है, सरकार को टैक्स देते हैं। जैसे आप शहर में घर बनाएंगे तो आपको नक्शा पास करवाना होगा नगर पालिका से, तब आप घर बनवाएंगे। ठीक है, तो जो पास करवाएंगे, जो टैक्स बहुत टैक्स घर का टैक्स लगता है, पानी का टैक्स लगता है, बिजली का टैक्स लगता है, सारा टैक्स जाता है नगर निगम के पास, और उसी पैसा को नगर के ऊपर नगर निगम खर्च करता है। अगर बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन चलाया, यानी कि 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन चलाया। ठीक है, इसी में गांधी जी के चश्मा, इसमें स्वच्छ भारत मिशन लिखा होता है। ठीक है, स्वच्छ भारत लिखा होता है। इसको चलाया कब? 2 अक्टूबर 2014 को। किसने चलाया? भारत सरकार ने। ठीक है, ये परीक्षा आपकी यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं, और टेट में पूछे चुके हैं। टेट के अलावा आपके पीईटी में यानी कि पेट में भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और आगे भी प्रश्न पूछने की संभावना है। तो इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। अगर बात करते हैं अगला अध्याय 8 है हमारा ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। बात करें, तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है, किसका नाम है? कलपट्टू। कलपट्टू नाम कहाँ है? समुद्र तट के किनारे है, जो तमिलनाडु में स्थित है। गांव की छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा है, सिंचित जमीन और मुख्यतः धान की खेती होती है। किसकी? धान की खेती हुई। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग है। आम और नारियल काफ़ी बाग है। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। कहाँ पे? कलपट्टू। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इस सी टेट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि सी टेट में ये प्रश्न बहुतों बार रिपीट किया जा चुका है कि कलपट्टू गाँव किस प्रदेश में है? तो ये क्या है? तमिलनाडु प्रदेश में है। अगला बात करें तो कैटामरैन। कैटामरैन मछुआरों को खास तरह की छोटी नाव है। जो मछुआरे छोटी नाव रहते हैं उसका नाम क्या है? कैटामरैन, जिससे मछली मारते हैं। अगला हमारा नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती। नागालैंड में कैसी खेती होती है? सीढ़ी नुमा खेती होती है। नागालैंड का एक गांव जिसका नाम चिजामी है। नाम क्या है? चिजामी। कहाँ है? नागालैंड का। कलपट्टू कहाँ का? तमिलनाडु का। इस सी टेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुतों बार रिपीट किया जा चुका है सी टेट की परीक्षा में। ठीक है, यह नागालैंड के फेक जिला में, किस जिला में? फेक जिला में चिजामी। ठीक है, इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। किसके? चखे संघ समुदाय के हैं। ये सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। जो पहाड़ होती है, ये पहाड़ पर ऐसे खेती बनाते हैं, यहाँ पे उगाते हैं, फिर उसके नीचे यहाँ पे चौड़ा ऐसे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज का जो अध्याय, आज के वीडियो का जो लास्ट अध्याय है, यानी कि अध्याय 9 के बारे में बात करते हैं। और इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 की पाठ्य पुस्तक से पॉलिटी को। फिर अगले वीडियो में देखेंगे 8 की, यानी कि 6, 7, 8 की पूरी पॉलिटी को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। अगर आप कहेंगे तो सी टेट को देखते हुए एनसीईआरटी की, यानी कि 3, 4, 5 के पर्यावरण का भी एक वीडियो मैराथन लाके डाल देंगे, जो आपके सी टेट के पेपर 1 के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, ये पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला अध्याय शहरी क्षेत्र में आजीविका। जो शहरी वाले क्षेत्र आजीविका कैसे चलाते हैं? महानगरों में कॉल सेंटरों का काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है।
या न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। विदेशी कंपनियां के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। देखिए, और एक है चाइल्ड लाइन है 1090, यानी कि 1090 जो है 1098 एक नंबर है। इस पर क्या करेंगे, 24 घंटा ए नेशनल 24 आवर टेल आर फ्री इमरजेंसी फ़ोन सर्विस फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, यानी कि जो बच्चा है, बाल महिला और बाल विकास कल्याण, देखिए सपोर्टेड फाउंडेशन सपोर्टेड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से एक है कि आप किसी भी बच्चे समझ कोई भी समस्या है, ठीक है, आप इस पे यानी कि 1098 पर कॉल करके आप इससे जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो कैसी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं उसको कमेंट करें, उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। रही बात SCRT की, यानी कि 6 to 8 की, अगर बात करें SCRT की 6 to 8 यानी कि 6 से 8 तक की जो SCRT यानी यूपी बोर्ड की जो किताबें हैं, इसको भी इस पर भी वीडियो आएगी। सी-टेट, यूपी टेट और यूपी में होने वाले यस टेट को मद्देनज़र रखते हुए, और ये BPSC सी-टेट है तो BPSC और सी-टेट को ध्यान में रखते हुए वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, NCERT की कक्षा 7 की नागरिक शास्त्र जीवन वाली किताब को लेकर, उसमें भी लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ों को टच किया जाएगा, बताया जाएगा जो आपकी किताब में है। अगर आप इसका PDF नोट्स पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।